Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So as you can see in the screens, we have started with the Hindu newspaper analysis for 19th of August 2020. 19 अगस्त 2020 का complete Hindu newspaper analysis देखेंगे. Before we start, these are the questions for you today. पहला क्वेश्चन है consider the following pairs. इनमें कुछ पेयर्स लेके आपको मैच करना है. पहला है पवित्र पति. इट इज एन एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट. सेकेंड इज औषध तारा. इट इज बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क. अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है. वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत. इट इज एन एपेक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द फ्लैगशिप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. सेकंड, इट इज एन अटैच्ड ऑफिस टू द नीति आयोग विद फुल फंक्शनल ऑटोनॉमी. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू बेलारूस. अब बेलारूस भी न्यूज में था रिसेंटली, तो आपको बताना है बेलारूस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट कौन कौन से सही है. पहला स्टेटमेंट, इट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री इन वेस्टर्न एशिया. Second है India and Belarus maintain comprehensive partnership and have established mechanism for exchanging views on bilateral, regional and multilateral issues. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. अब मैप ऑफ द डे देख लेते हैं. आज जो मैप ऑफ द डे मैं बेलारूस को ही बताऊंगा कि बेलारूस न्यूज में बहुत ज्यादा था, रेफरेंडम के कारण भी न्यूज में था. कल भी मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पढ़ाया था, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, ये सारी प्लेबेसाइट, ये चार चीजें मैंने आपको बताई थी कि दीज आर द मेथोडोलॉजीज ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी. तो यहां पर आज हम बात करेंगे बेलारूस के मैप की. ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, किसके साथ नहीं करता है. तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये बीच वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है येलोइश कलर का, लाइट येलो का, वो आपका बेलारूस है. दिस इज योर बेलारूस पार्ट, ठीक है ना. यहाँ बेलारूस है. इसकी जो कैपिटल है वो ये मिन्स्क लिखा दिख रहा है आपको, ये बीच में मिन्स्क, MINSK. यहाँ पे जहां पे कर्सर है वहां पे आपको दिख रहा होगा. सो दिस इज द कैपिटल ऑफ दिस बेलारूस. आपका ये कंट्री है. देखो ये टच कहां करती है, यहाँ पे अगर आप देखो ये जो पार्ट है ये रशिया है. दिस इज रशिया. रशिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है. दूसरी कंट्री जो यहाँ पे शेयर कर रही है जिसके साथ ये बॉर्डर, वो है लातविया. दिस इज लातविया जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है. एंड थर्ड कंट्री जिसके साथ बॉर्डर शेयर करता है वो यहाँ पे लिथुआनिया है. तो लिथुआनिया, लातविया, रशिया, ऊपर की 3 कंट्रीज हमने देख ली. फिर आपका जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो पोलैंड के साथ है. द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ बेलारूस इज विद पोलैंड. और जो सदर्न बॉर्डर है बेलारूस का वो यूक्रेन के साथ. यू कैन सी द सदर्न बॉर्डर ऑफ बेलारूस इज विद यूक्रेन. ठीक है ना, ये आपको याद रखना है. तो इस तरीके से आपको कंट्रीज याद रखनी. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज विच शेयर बॉर्डर विद द बेलारूस. लातविया, रशिया, लिथुआनिया, पोलैंड और आपका यहाँ पे यूक्रेन इधर साइड. ठीक है ना. तो दीज आर द कंट्रीज विद विच आपका ये बॉर्डर शेयर करता है. ठीक है, याद रखिएगा. अब हम न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं. जो न्यूज एनालिसिस है, नो नीड टू ऑडिट पीएम केयर्स सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि कोई जरूरत नहीं ऑडिट करने की पीएम केयर्स की. पीएम केयर्स यानी कि प्रधानमंत्री केयर जो उन्होंने बनाया था कोविड-19 के रिलीफ के टाइम पे, तो उसको रिव्यू करने की, उसको कैग के द्वारा उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा कहा है? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग पीएम केयर्स फंड इज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट. ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है टू विच डोनर्स कंट्रीब्यूट वॉलंटरली. इट्स अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट to which the donors contribute voluntarily and there is no occasion for the comptroller and auditor general, जो कैग है उसके पास कोई ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो इसको मतलब एक तरीके से ऑडिट करे. ये सारी चीजें उसके अंतर्गत नहीं आएंगी. ठीक है ना, remember that as well. So PM Cares is a fund as a public charitable trust fund and the trust जो फंडिंग होती है वो इसमें voluntarily given होती है. It is given voluntarily and there is no occasion to direct the transfer of PM Cares fund to NDRF. कोई ऐसा occasion नहीं जहां पे डायरेक्ट किया गया हो ट्रांसफर ऑफ पीएम केयर्स फंड टू एनडीआरएफ एंड डोनर्स कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द एनडीआरएफ. तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में भी तो डोनर्स कंट्रीब्यूट कर ही लेते हैं. देयर इज नो नीड फॉर कैग ऑडिट. कैग ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है एंड देयर इज नो नीड फॉर फ्रेश नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान टू कॉम्बैट कोविड-19. कोई जरूरत नहीं है नया प्लान बनाने की कोविड-19 को देखने के लिए. देन देयर इज नो रीजन टू ले डाउन न्यू मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर रिलीफ फॉर कोविड-19. एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस व्हिच आर अंडर सेक्शन 12 फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड्स होल्ड गुड. तो जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है वो सही है. कोई जरूरत नहीं है नया डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने की, कोई जरूरत नहीं है नया डिजास्टर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सेट करने की. तो ये चीजें बोली गई हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द पीएम केयर्स एंड द रिलीफ प्लान फॉर
कोविड-19। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, सेकंड न्यूज, कर्व्स ऑन चाइना एफडीआई हिट जीएम कार प्लांट सेल। अब क्या हुआ है कि आप सबको पता है कि जब से बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया और चाइना का शुरू हुआ है तब से हमने चाइना के ऊपर कर्व्स करने के लिए बहुत सारी चीजें की। फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं तो एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता था उसमें हमने एक नया रूल ये बना दिया कि जो भी कंट्रीज इंडिया के साथ बॉर्डर लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं वहां से जो भी एफडीआई आएगा पहले वो अप्रूवल के लिए जाएगा फॉर द गवर्नमेंट रूट, उसे गवर्नमेंट रूट के थ्रू आना पड़ेगा अप्रूवल के साथ। अब हुआ क्या था कि जीएम मोटर्स यानी कि जनरल मोटर जो इंडिया का है, जनरल मोटर इंडिया, दे आर सेलिंग अ प्लांट इन तलेगांव। तलेगांव में एक प्लांट था जो कि पुणे एरिया में आता है, महाराष्ट्र में तालेगांव या तलेगांव बोल सकते हैं आप इसको, ये पुणे रीजन में आता है। तो जनरल मोटर्स ने क्या किया था, ये प्लांट एक चाइनीज कंपनी जिसका नाम है ग्रेट वॉल मोटर्स, GWM, तो ग्रेट वॉल मोटर्स को ये बेचने के लिए ये डील हुई थी। लेकिन हुआ क्या कि ये डील हुई और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास चला गया ये पूरा डॉक्यूमेंट दोबारा वहां से अप्रूवल के लिए, क्योंकि चाइना के ऊपर हमने कर्व किए थे। तो अब ये जो डील थी जनरल मोटर की ग्रेट वॉल मोटर्स के साथ वो अटक के रह गई है। सो दिस इज द इशू व्हिच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्लियरेंस जो था वो अभी तक नहीं मिल पाया। तो वही सारे इश्यूज हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नया फैसला लिया है दैट द जॉब्स विल बी रिजर्व फॉर लोकल। जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं मध्य प्रदेश की, दे विल बी रिजर्व फॉर द लोकल्स। दिस इज व्हाट शिवराज सिंह चौहान has said. So Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has announced that the government jobs in the state would now be reserved for the local people only, and he is calling this an important decision. So it's a very important decision as well. जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की जॉब्स रहेंगी वो केवल और केवल जो डोमिसाइल रहेंगे, जिन्होंने 10th या 12th का एग्जामिनेशन दोनों दिया हो मध्य प्रदेश के अंदर, उन्हीं को ये दिया जाएगा। सो दैट इज अ गुड डिसीजन, आई थिंक दैट्स अ गुड डिसीजन, और ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा टू द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश। जो लोग मध्य प्रदेश के हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, तो वो काफी अच्छे से इसको कर सकता है। कोई इसमें गलत बात भी नहीं, क्योंकि हर स्टेट यही करता है। कोई स्टेट 85% सेव करके रखता है, कोई स्टेट 20%, कोई स्टेट 50%, तो ऐसा होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको जानना है। सो यू कैन मूव विद मी एज वेल, लेट्स सी। आगे आप देखते रहिए, ये पेपर में हम आगे बढ़ रहे हैं। सो रिव्यू भोपाल डेवलपमेंट प्लान, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का कहना है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो ड्राफ्ट भोपाल डेवलपमेंट प्लान बनाया है उसको रिव्यू करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि टाइगर हैबिटेट जो है वो डैमेज हो जाए। आप सबको पता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो बॉडी है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट करती है, और ये बॉडी है जो कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम करती है। अब बेसिकली भोपाल डेवलपमेंट प्लान का एक ड्राफ्ट बनाया गया था मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा, और उसको NTCA का ये कहना है कि आप इसको रिव्यू करिए, कहीं ऐसा ना हो कि टाइगर जो हैबिटेट्स हैं वो इससे डिस्ट्रॉय हो जाएं। NTCA के बारे में आपको कुछ अगर फैक्ट्स बताना चाहूं मैं, तो लेट मी टेल यू द फैक्ट्स रिगार्डिंग NTCA। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एस्टैब्लिश हुआ था दिसंबर 2005 में फॉलोइंग अ रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स। टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन के थ्रू इसको बनाया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड किया गया, जिसके अंतर्गत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में बनाया गया। इसकी जो चेयरमैनशिप होती है, इसका जो चेयरमैन होता है वो आपका मिनिस्टर ऑफ द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट होता है। मिनिस्टर ऑफ द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इज द चेयरमैन ऑफ दिस NTCA। अब NTCA काम क्या करता है? NTCA अप्रूव करता है स्टेट गवर्नमेंट के प्लान को फॉर टाइगर कंजर्वेशन, स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टैंडर्ड्स एंड मेजर्स सेट करता है ये। तीसरा, इट प्रिपेयर्स द रिपोर्ट टू बी लेड डाउन इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के सामने ये रिपोर्ट भी रखता है, ठीक है ना। सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो 1973 में आया था, और गेनी मिनफोर्ड इसके फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर कहलाते हैं। गेनी मिनफोर्ड को फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है। 1973 में स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब आप लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वर्सेस सेंटर सेक्टर स्कीम में। तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कौन सी स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है और कौन सी स्कीम आपकी सेंटर सेक्टर स्कीम होती है। तो ये आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन बिलो, प्लीज डू टेल मी दैट, ओके। और अगर आपको वीडियो पीछे पसंद आता है तो या शुरुआत में पसंद आता है या एंड में पसंद आता है, कहीं भी पसंद आता है, उसको लाइक कर सकते हैं ना, उसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है।
एनटीसीए एक और चीज करती है, वो करती है टाइगर सेंसस। तो कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टेटमेंट टाइप में कि टाइगर सेंसस कितने सालों में होता है, या कौन सी बॉडी करती है, या कब हुआ था। तो याद रखिएगा, टाइगर सेंसस जो कंडक्ट होता है वो एनटीसीए कंडक्ट करता है हर 4 सालों में, एवरी 4 ईयर्स में होता है। 10, 14, 18 इस तरीके से सेंसस हुए, 2010 में हुआ, 2014 में हुआ, 2018 में हुआ। तो टाइगर सेंसस हर 4 साल में होता है, याद रखिएगा। दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव विद मी, ओके। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। एडिटोरियल सेक्टर में हम आए, तो एडिटोरियल सेक्शन में आए, सेक्टर नहीं, सेक्टर इकोनॉमी हो जाएगा। एडिटोरियल सेक्शन में जो पहला एडिटोरियल है टसल इन तमिलनाडु, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। दिस इज नॉट द एडिटोरियल वी आर गोइंग टू डिस्कस। टाइम फॉर इंडिया नेपाल टू मेक अप, दिस एडिटोरियल डज नॉट हैव मच फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ट्रीटी ऑफ सुगौली बस याद रखिएगा 1815, 1816, 1815, 1816 ट्रीटी ऑफ सुगौली आप सबको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो नेपाल का डिस्प्यूट है वो आप सबको पता है ना कि काली रिवर काला पानी टेरिटरी का जो डिस्प्यूट है वो नेपाल और इंडिया के बीच में है, ठीक है ना, काला पानी टेरिटरी का डिफरेंस। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डिस्प्यूट है वो केवल इतना है कि जो आपकी काला पानी जो आपकी काली रिवर है उसका ओरिजिन क्या है। अगर उसका ओरिजिन नेपाल के हिसाब से देखा जाए तो नेपाल कहता है कि उसका ओरिजिन लिम्पियाधुरा में है, और अगर लिम्पियाधुरा में उसका ओरिजिन है तो फिर जो टेरिटरी है लिम्पियाधुरा की वो नेपाल के हाथ में आती है, इसलिए नेपाल कहता है कि लिम्पियाधुरा में है। लेकिन अगर हम ये माने कि काला पानी है उसका ओरिजिन, काली रिवर का जो ओरिजिन काला पानी है जो कि इंडिया कहता है, तो ये जो है फिर इंडिया के पार्ट में आएंगे। तो अब हुआ क्या था, ट्रीटी में ये बोला गया था कि जो काली रिवर है, काली रिवर के वेस्ट के जितनी टेरिटरीज हैं वो इंडिया के हाथ में रहेंगी, और काली रिवर के ईस्ट के जितनी टेरिटरीज हैं वो आपके नेपाल के पास रहेंगी। तो नेपाल बोलता है कि जो काली रिवर का ओरिजिन है वो लिम्पियाधुरा में है, और इस कारण वो बोलता है कि लिम्पियाधुरा और काला पानी नेपाल के हाथ में आता है, और इंडिया कहता है कि काला पानी है ओरिजिन आपके काली रिवर का, एंड दैट इज द रीजन व्हाई काला पानी और लिम्पियाधुरा ये आपके इंडिया के हाथ में आता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, डिस्प्यूट आपको मैंने बता दिया है। देन empowered circles impatience and injustice, ये आर्टिकल भी अच्छा नहीं था मेरे हिसाब से, तो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं। बस इसमें एक जो इशू उठाया गया था वो ये उठाया गया था कि अगर जनता जो है पुलिस को करप्ट मानती है, अनअकाउंटेबल समझती है, देन वो ये भी जानते हैं कि इनकॉम्पिटेंट है इंडिया की पुलिस, तो फिर वो इंडिया की पुलिस के द्वारा किए गए इनकाउंटर या लिंचिंग का सपोर्ट क्यों करती है। देन व्हाई द पीपल दे सपोर्ट द लिंचिंग एंड इनकाउंटर्स गिवन डन बाय द इंडियन पुलिस, है ना। एक तरफ आप बोलते हैं कि इनकॉम्पिटेंट है, घूसखोर है, करप्ट है, ये सारी चीजें आप लोग बोलते हैं, लेकिन वहीं पे आप ये बोलते हैं कि जो इनकाउंटर हुए, जो लिंचिंग वो सही हुआ। तो व्हाट इज दैट, तो इसके लिए ऑथर ने बोला है कि 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल है। 3 चीजें कौन सी है। द फर्स्ट इज इम्पेशंस, लोग जो है वो इम्पेशेंट है, क्यों, वो नहीं चाहते कि जुडिशरी के थ्रू वो प्रोसेस जाए और लंबी प्रोसेस में फंसे और फिर जस्टिस जुडिशरी के थ्रू आए। वो ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी खटाखट उनको बिल्कुल जो रिजल्ट है वो दिखने लगे ऑन ग्राउंड, ओके। तो ये वो लोग चाहते हैं। दूसरी चीज, इट इज अबाउट सेल्फ राइचियसनेस, उनको पता है, उनको ये लगता है कि दे नो द बेस्ट दैट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, वो जानते हैं कि क्या चीज सही क्या चीज गलत है, ठीक है ना। थर्ड थिंग इज दैट गेटिंग इट ओवर विद, दे वांट टू गेट ओवर विद ऑल दीस थिंग्स, वो चाहते हैं जल्दी जल्दी हम इस चीज से खत्म कर दें। जैसे आप लोग कोई काम भी करते हो तो कई लोग इसको जस्ट निपटाने के लिए काम करते हैं, क्या चलो निपटा देते हैं। जैसे हम लोग कई बार पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं चलो हिस्ट्री निपटा देते हैं, निपटाना नहीं, आपको पढ़ना है, समझना है चीजों को, निपटाने वाली चीज से फिर वो चीज अच्छे से उसका आपको जिस्ट नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो वही चीज ऑथर ने यहाँ पे क्वेश्चन उठाए हैं कि हाउ कैन यू ट्रस्ट अ पुलिस फोर्स दैट यू कंसीडर इनकॉम्पिटेंट, करप्ट एंड एपैथेटिक टू द अरेस्ट ऑफ द राइट कल्प्रिट्स। तो आज उनको इनकॉम्पिटेंट मानते हो, करप्ट मानते हो, एपैथेटिक मानते हो, तो फिर आप उन्हीं के द्वारा किए गए जस्टिस को सही कैसे मान लेते हो, ठीक है ना। दिस इज द इशू व्हिच हैज बीन रेज्ड बाय द ऑथर। Troubled waters. Now this article has been written in the recent controversy between Turkey and Greece. अब टर्की और ग्रीस के बीच में भी रिसेंटली एक स्कर्मिश शुरू हो गई है। जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन है वहां पे गैस मिला है। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में गैस के मिलने के बाद अब वहां पे ये कंट्रीज एक्टिव हो गई हैं। जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का इकोनॉमिक जोन है वो ग्रीस और टर्की दोनों के रीजन में आ रहा है, और इस कारण से काफी लोग उस पर राइट का अपना अधिकार बता रहे हैं। मतलब कि टर्की बोल रहा है मेरा अधिकार है, ग्रीस बोल रहा है मेरा अधिकार है, फ्रांस जो है वो ग्रीस का सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, ग्रीस और साइप्रस का, ठीक है, याद रखिएगा ये इशू चल रहा है, ठीक है।
आगे हम देखते हैं अर्लियर दिस ईयर द ईस्ट मेड गैस फोरम, ये लाइन जरूर याद रखना, ये जो लिखा हो ना ईस्ट मेड गैस फोरम, तो इसी साल ईस्ट मेड ईस्टर्न मेडिटेरेनियन गैस फोरम बनाया गया था। साइप्रस, इजिप्ट, ग्रीस, इजराइल, इटली, जॉर्डन एंड पैलेस्टीन इनके बीच में, ठीक है ना, ठीक है। याद रखिए कौन कौन सी कंट्रीज है ईस्ट मेड गैस फोरम में, साइप्रस, इजिप्ट, ग्रीस, इजराइल, इटली, जॉर्डन, पैलेस्टीन। और इससे इग्नोर किसको कर दिया गया, टर्की को एक्सक्लूड कर दिया गया। लेकिन टर्की ने चैलेंज किया द पाइपलाइन प्रोजेक्ट एंड रीच्ड एन एग्रीमेंट विद लीबियाज ट्रिपोली बेस्ड गवर्नमेंट, जिसको कि सपोर्ट किया उन्होंने, तो वो लीबिया के साथ वो टर्की जाकर के उसमें आ गया, लीबिया के साथ वो एक एग्रीमेंट में आ गया। और ग्रीस क्लेम्ड दैट द टर्किश जोन वायलेटेड इट्स मैरिटाइम सॉवरेनिटी। अब ग्रीस का ये कहना है कि टर्की जो कर रहा है वो उसकी मैरिटाइम सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है। एंड ग्रीस अनाउंस्ड इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विद इजिप्ट व्हिच क्लैशेस विद टर्कीज जोन। तो अब ग्रीस ने अनाउंस किया कि उसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो इजिप्ट के साथ है, जो कि क्लैश कर रहा है टर्की के जोन के साथ, ठीक है ना। साइप्रस की अगर हम बात करें तो साइप्रस इज फिजिकली डिवाइडेड विद द सदर्न पार्ट रूल्ड बाय द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट एंड द नॉर्दर्न पार्ट कंट्रोल्ड बाय द टर्की। तो नॉर्दर्न पार्ट जो है साइप्रस का वो टर्की कंट्रोल करता है, सदर्न पार्ट जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट करती है, तो वो भी परेशान है। और याद रखिएगा ग्रीस का एक आइलैंड है क्रीट आइलैंड, टर्की का जो सर्वे शिप प्लान था उसने एक्सप्लोरेशन किया अराउंड ग्रीस क्रीट आइलैंड। याद रखें क्यों बोल रहा है ग्रीस की उनके टेरिटोरियल मैरीटाइम सॉवरेनिटी को चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि उसका जो आइलैंड है ग्रीस का आइलैंड है क्रीट आइलैंड, CRETE, ये लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ये देखो दिख रहा है ना क्रीट आइलैंड। तो क्रीट आइलैंड बेसिकली इस कारण से ग्रीस का ये कहना है कि वो उनकी मैरीटाइम सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं। और यहां पे फ्रांस जो है कि एक मेजर मैरीटाइम पावर है इन दैट रीजन, वो सपोर्ट कर रही है ग्रीस का। तो लेट्स सी कि किस तरीके से अनफोल्ड होता है, लेकिन ऑथर का ये कहना है कि इनको डिप्लोमेटिक तरीके से म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन तक पहुंचना चाहिए ताकि जो गैस का कंटेस्ट है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। एमिंग टू डीकोलोनाइज through the colonial logic. And now this is a very good article written by आरुषि गर्ग and ऋषिका सहगल. They have written that कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कमेटी बनाई जिसमें उन्होंने ये बोला कि आप जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इंडिया का, जो क्रिमिनल लॉ है इंडिया का, उसको चेंज करने की जरूरत है, उसको दोबारा से वो रिव्यू करने की जरूरत है। और रिव्यू करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि उनका ये कहना है कि कॉलोनियल लेगेसी को खत्म करना है। जो भी ये नियम कायदे कानून है वो 1860 के आईपीसी 1860 हम बोलते हैं, आप बोलते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बोलते हैं, ये सारा उस टाइम का है जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था। देयरफॉर दे बिलोंग टू अ कॉलोनियल लेगेसी, वो एक कॉलोनियल लेगेसी से बिलोंग करते हैं। अब ऑथर का ये कहना है कि आप डीकोलोनाइज करने की बात कर रहे हो, लेकिन डीकोलोनाइज आप कर तो कॉलोनियल तरीके से ही रहे हो। कैसे कॉलोनियल तरीके से? उन्होंने बोला कि जो कमेटी है ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए, ना उस कमेटी के लिए पब्लिक डेलिब्रेशंस ओपन किए गए, ना उसको वाइडर इंक्लूसिव बनाया गया। इश्यूज याद रखना, क्या क्या इश्यूज है, ना उस कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्लियर है, लैंग्वेज बैरियर है, तीसरा उसको केवल इंटरनेट में रखा गया, पब्लिक डोमेन में उसको नहीं लाया गया ज्यादा कि लोग ज्यादा डेलिब्रेशन ना कर पाए उसमें, ये सारे इश्यूज उनके अंतर्गत हैं। इंक्लूसिव नहीं है, बहुत सारे लोगों को उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। आप डीकोलोनाइज करने के काम कर रहे हो, लेकिन आप डीकोलोनाइज करना चाहते हो कॉलोनियल तरीके से, वो रॉन्ग है। द मेथोडोलॉजी दैट हैज बीन अडॉप्टेड बाय द कमिटी इट इज एन ऑपरेशन इन इटसेल्फ, ये अपने आप में एक ऑपरेशन ही है और ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स आर लेस लाइकली टू हैव इंटरनेट एक्सेस, आपने इंटरनेट डोमेन में डाल दिया। अब इंडिया में केवल 40% ही लोग ऐसे हैं, ओनली 40% पीपल इन इंडिया आर एक्टिव इन इंटरनेट, जो एक्टिव है ऐसी चीजें देख सकते हैं। बाकी 60% एक्सक्लूडेड हैं जो कि नहीं देखेंगे, उसमें भी वुमेन ऐसी हैं जो कि और ज्यादा एक्सक्लूडेड रहेंगी। जम्मू कश्मीर ऐसा रीजन है जहां पर कि ऑलरेडी 2G इंटरनेट अवेलेबल है, 4G इंटरनेट तक अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, लेकिन वो सारी इंग्लिश में है और आप सबको पता है केवल 10% इंडियन पॉपुलेशन इंग्लिश स्पीकिंग है एंड उसमें भी बहुत सारे केवल अर्बन एरियाज में रहते हैं। तो इससे देखो कौन कौन एक्सक्लूड हो रहा है, वुमेन्स एक्सक्लूड हो रही है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग एक्सक्लूड हो रहे हैं, जो गांवों में रह रहे हैं वो एक्सक्लूड हो रहे हैं, जो डिजिटली हैव नॉट्स हैं वो एक्सक्लूड हो रहे हैं, जो कि हिंदी मीडियम के या दूसरे वर्नाकुलर मीडियम के हैं वो एक्सक्लूड हो रहे हैं। तो एक तरीके से जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिव्यू करने के लिए आपकी कमेटी है वो अपने आप में जो मेथोडोलॉजी यूज कर रही है दैट इज इन इटसेल्फ कॉलोनियल। ओके, देयर अपीयर्स टू बी अ रिप्रेजेंटेशन
ऑन द कमिटी फ्रॉम सबआल्टर्न कास्ट, मतलब यहाँ पे ये नो रिप्रेजेंटेशन इन द कमिटी फ्रॉम द सबआल्टर्न कास्ट, जेंडर, सेक्सुअल और रिलीजियस ग्रुप, मतलब बहुत ज्यादा इंक्लूसिव या इंक्लूसिव नहीं है। जो पूरी कमिटी है वो अपने आप में इंक्लूसिव नहीं है, आपको ये भी याद रखना है। तो याद रखिएगा, दिस आर द इश्यूज विच आर रिलेटेड टू दिस, है ना, ये इश्यूज हैं। अब कमेटी ने एक और बोला कि कमेटी ने एक और चीज की है कि केवल 3 महीने दिए गए हैं, मतलब अभी क्या है, जुलाई से अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है। अब इसी टाइम के बीच में पूरा रिव्यू करना है, पूरे सजेशंस देने, तो यह कैसे पॉसिबल होगा। तो ये सारे इश्यूज उठाए गए हैं इन दिस कमेटी विच हैज बीन मेड बाय द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स फॉर द रिफॉर्म ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। इसको याद रखिएगा, दिस समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते, चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका रीच मैसूरू जू। चीता जो है साउथ अफ्रीका जू से, साउथ अफ्रीका के वहां से मैसूरू जू में आ गया, ठीक है ना। सो द सेंचुरी ओल्ड मैसूरू जू हैज बिकम द सेकंड इंडियन जू टू हाउस द अफ्रीकन चीता। ये सेकंड जू बन गया है टू हाउस द अफ्रीकन चीता। द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, फास्टेस्ट लैंड एनिमल है अफ्रीकन चीता, याद रखिएगा। As it managed to get 1 male and 2 female from the Cheetah Conservation Center in South Africa under the Animal Exchange Program। तो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत ये टाइगर, ये चीता उनको मिला है। द बिग कैट्स लैंडेड ऑन द केम्प गोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपका बेंगलोर का एयरपोर्ट है, केम्प गोवड़ा, याद रखिएगा। ये सेकंड प्लेस ऐसा बन गया है। तो आपको बताना है कि फर्स्ट प्लेस कौन सा था, विच वाज द फर्स्ट प्लेस टू रिसीव अफ्रीकन चीता इन इंडिया। ओके, दिस इज द क्वेश्चन टू यू। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है जिसका जानना है। रिपोर्ट प्रिडिक्ट्स 12% राइज इन इंडियाज कैंसर बर्डन। अब एक रिपोर्ट है जिसने बोला कि 12% इंडिया का कैंसर बर्डन इंक्रीज हुआ है। कैंसर केसेस इन कंट्री आर लाइकली टू इंक्रीज टू 15.6 लाख बाय 2025। 2025 तक 12% से ज्यादा ये कैंसर केसेस बढ़ जाएंगे। इट इज बेस्ड ऑन द करंट ट्रेंड अकॉर्डिंग टू द नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020, याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग ये बढ़ जाएंगे। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020। The figures were released by the Indian Council of Medical Research and National Center for Disease and Informatics and Research, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु बेस्ड एक नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च है, उसने और ICMR ने मिलकर के बताया फाइनली। और रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट का नाम क्या है, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020। ओके, आगे मूव करते हैं। नो गो फॉरेस्ट अप्रूव्ड फॉर माइनिंग। नो गो फॉरेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर माइनिंग सिंस 2015 of 49 blocks cleared for coal mining। 49 blocks cleared for coal mining। कोल माइनिंग के लिए 49 ब्लॉक क्लियर किए गए थे। 9 were in no go areas। अब no go areas क्या होते हैं? These are the regions that were once classified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as containing very dense forest। पहले जहां पर बहुत डेंस फॉरेस्ट रहे हो, ऐसे रीजन्स जो कि पहले बहुत ज्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट कंट्रोल करते थे, एंड हेंस वर क्लोज्ड टू कोल माइनिंग, इसीलिए कोल माइनिंग के लिए बंद थे। तो नो गो रीजन्स ऐसे रीजन्स होते हैं जो कि कभी क्लासिफाई किए गए होंगे बाय द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज द्वारा एज द रीजन्स हैविंग वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड देयरफॉर दे वर क्लोज्ड फॉर द माइनिंग। इसको याद रखेगा, ये है नो गो रीजन। अब आपको इसमें एक और चीज बता दूं मैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है आपका CSE, यानी कि आपका सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड है, 1980 में बना था, एंड इट्स अ थिंक टैंक ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट इश्यूज इन इंडिया। इट्स अ थिंक टैंक फॉर एनवायरमेंट डेवलपमेंट इश्यूज इन इंडिया। एंड ये न्यूज में पहले भी था क्योंकि CSE को इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया था, डिजार्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2018 को। ओके, 2018 का इंदिरा गांधी प्राइज दिया गया था इसको, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दीज आर थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। रेलवेज डिप्लॉय निंजाज फॉर सर्वेलेंस। अब रेलवे ने क्या कहा है कि सर्वेलेंस के लिए उन्होंने ड्रोन्स का यूज किया है। दे आर यूजिंग ड्रोन्स टू एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ द रेलवे स्टेशन, ट्रैक्स एंड वर्कशॉप्स। तो जो रेलवे स्टेशन है, ट्रैक्स हैं और जो वर्कशॉप्स है, वहां की सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए रेलवे ने इंट्रोड्यूस किए हैं निंजास को। दे आर नोन एज आई इन द स्काई, उनको आई इन द स्काई कहा जाता है, ठीक है ना। Improving the surveillance system, Railways has recently procured Ninja unmanned aerial vehicles। Ninja unmanned aerial vehicles का यूज किया जाएगा, याद रखिएगा, Ninja aerial unmanned vehicles का यूज किया जाएगा रेलवेज के लिए। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज आइटम। इतना ही आपको जानना जरूरी है इस न्यूज में। आगे मूव करते हैं, देखते क्या कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है।
सो यू कैन मूव विद मी। देखो इन पेजेस में कोई ऐसी खास न्यूज नहीं है इसके बारे में लिखा है। हाँ, लीबियाज जीएनए साइंस मिलिट्री अकॉर्ड विद कतर एंड टर्की। अब लीबिया का जो जीएनए है यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड है, जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड है उसने कतर और टर्की के साथ एक अकॉर्ड साइन किया है फॉर सेंडिंग द मिलिट्री एडवाइजर। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि लीबिया में मिलिट्री एडवाइजर्स को भेजा जाएगा और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी लीबिया में बाय टर्की एंड कतर। तो टर्की एंड कतर के साथ लीबिया ने किया है, ठीक है ना। आप मुझे तीनों कंट्रीज की कैपिटल बताइएगा। दिस इज द क्वेश्चन टू यू, टेल मी द कैपिटल ऑफ ऑल द 3 कंट्रीज। इंडिया रैंक्स अमंग लोएस्ट इन नेट क्वालिटी। इंडिया की जो रैंकिंग है वो नेट क्वालिटी में वर्ल्ड में बहुत कम है, सबसे कम है। इट इज लोएस्ट इन द टर्म्स ऑफ नेट क्वालिटी। इट हैज बीन गिवन बाय एन ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर सर्फशार्क की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020। याद रखिएगा, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्फशार्क द्वारा निकाला गया है। उसमें कहा गया कि जो नेट क्वालिटी इंडिया में है वो पुअरेस्ट है अमंग द डिफरेंट नेशंस, ठीक है ना, याद रखिएगा। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.